चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट्स इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है 16(1) है ना, सेक्शन 16 का क्लॉज 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 be entitled to take input tax credit charge on any supply of goods or services or both to which to him which are used or intended to be used in furtherance of business। मतलब कहने का नटसेल ये है कि हर उस सप्लाई के पे इनपुट सप्लाई पे, यानी कि हर परचेज के ऊपर, सीधी बात बोलो, हर परचेज पे, परचेज ऑफ गुड्स भी हो सकती है, परचेज ऑफ सर्विस भी हो सकती है, या परचेज ऑफ गुड सर्विस दोनों हो सकती हैं। हर परचेज पर आपको जीएसटी का इनपुट मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, द आइटम मस्ट बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फर्दर बिजनेस। मतलब मैंने आज ही 3 महीने का रॉ मटेरियल मंगा के रख लिया, मुझे पता है आने वाले टाइम में जैसे ही गर्मियाँ होती हैं तो कुछ आइटम के चीज़ें मान लीजिए महंगाई रेट बढ़ जाते हैं, तो मैंने एडवांस में मंगा रख लिया। सर्दियों में विंटर, जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो विंटर वेकेशन के आइटम के, विंटर आइटम की चीज़ें कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मैंने एडवांस में 3 महीने का मटेरियल मंगवा के रख लिया। सर्दियों में मैंने जैसे जनवरी फरवरी आ रही तभी मैंने एसी के कोई स्टॉकिंग कर ली, बहुत सारे एसी का पहले से मटेरियल लेकर स्टॉक लेकर रख लिया ताकि मैं बेचूंगा तो आराम से ज़्यादा महंगे में बेच पाऊँ, सस्ते में खरीदा हुआ है। तो मैंने इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब है कि मैं उसे आने वाले टाइम में बिजनेस में यूज करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अप्रैल के महीने में जितना माल खरीदा अप्रैल में ही सारा बेच दूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो लेकिन क्यों खरीदा? बेचने के लिए। अप्रैल में मैंने जितना रॉ मटेरियल खरीदा सारे का सारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दूं, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कुछ मई में होगा, कुछ जून में होगा, कुछ जुलाई में होगा, तो क्या इंटेंडेड टू बी यूज किसमें? फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए हिज बिजनेस। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से, द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सच पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है? जीएसटी में 2 लेजर हैं, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। कैश लेजर में का मतलब है वो वाला टैक्स जो आप अपनी जेब से अपने बैंक अकाउंट से खुद पे कर रहे हो, है ना। कैश लेजर का मतलब है टैक्स पेड बाय द असेसी। मान लीजिए कि मेरे अभी मार्च खत्म हुआ है, मार्च में मेरा नेट टैक्स पेबल मार्च 24 में इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट के बाद जो नेट टैक्स पेबल है, नेट टैक्स आ रहा है मेरे को 100 रुपये का, ठीक है। तो कई बार कुछ कंपनियों के पास फंड्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार फंड्स का क्रंच होता है, तो कई बार कंपनी कहते हैं काम करो यहीं पे अभी 200-300 रुपये पड़े पहले पे कर दो, है ना। 100 मतलब आप 1 लाख रुपये मान लो, 100 रुपये में मज़ा नहीं आ रहा हो ना, 1 लाख रुपये का टैक्स पे करना है, तो आप 1 लाख रुपये का आपने ये टैक्स पे करना है 20 अप्रैल से पहले। तो आपने 1 लाख रुपये का टैक्स पे कर दिया, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू टैक्स पे कर दिया, कैश पे, है ना। कैश का मतलब बैंक से ही है, टैक्स पे, है ना, टैक्स पे कर दिया। ये जो टैक्स है ना, अभी क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 नहीं होगी अभी भी। ये क्या होगा, आपके कैश लेजर में जाके पार्क हो जाएगा, ये पैसा कैश लेजर में चला जाएगा। जब ये अप्रैल की मार्च की GSTR 3B जब ये रिटर्न फाइल करोगे तो क्या होगा, इस लाइबिलिटी को इस कैश लेजर से सेट ऑफ कर देगा और कैश लेजर 0 कर देगा। तो कैश लेजर में पैसा आप तक का तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप उसे अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट खुद सेट ऑफ नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते सरकार को कि मैंने देखो 20 तारीख तक रिटर्न भरनी थी, मैंने तो 15 तारीख को टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड ऑन 15, मैंने 15 तारीख को टैक्स पे कर दिया, 20 को रिटर्न भर दिया, मैं रिटर्न भरना भूल गया, तो अब मेरे से इंटरेस्ट मतलब पेनल्टी मतलब नहीं होगा। आपका टैक्स लायबिलिटी यहाँ खड़ी रहेगी और ये आपका 1 लाख रुपए का कैश लेजर में पड़ा रहेगा। इन दोनों को आपको सेट ऑफ ही करना है, नहीं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा आपका, है ना। तो आपको ये रिटर्न के भर के, जब आप जीएसटी की रिटर्न भरोगे तो रिटर्न भर के इसे सेट ऑफ करना है। जब तक आप सेट ऑफ नहीं करोगे ये पैसा कहाँ पड़ा? आपके कैश लेजर में। और जो मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ आईटीसी की, आईटीसी कैसे जनरेट होता है? आईटीसी कैसे जनरेट होता है? जब मैं परचेज करता हूँ, है ना, जब मैं परचेज करता हूँ कोई मटेरियल तभी तो आईटीसी आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? आईटीसी कैसे आता है? परचेज करने में। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने परचेज करा,
मैं आईटीसी अपने आप नहीं डाल सकता हूँ अपने क्रेडिट लेजर में। जिसने मेरे को सेल करे है ना, जो मेरा सेलर है, जो मेरा सप्लायर है, जब वो अपनी रिटर्न भरेगा जीएसटी की, जिसे बोलते हैं GSTR-1, जब वो अपनी GSTR-1 भरेगा और उस GSTR-1 में मेरी कंपनी का नाम लिखेगा, मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर लिखेगा, जिस बिल से उसने मेरे को सप्लाई दी है उसका बिल नंबर लिखेगा, उसका बिल का अमाउंट लिखेगा, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट दोनों चीज़ डालेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डालेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन अपनी GSTR-1 में डाल देगा। जैसे ही वो अपनी GSTR-1 सबमिट करेगा, सबमिट करनी है उसने, जैसे ही सबमिट करेगा तो सप्लायर के कहाँ आ जाएगा, बायर के क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ये अमाउंट फिर जो टैक्स आया वो बायर के क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, बायर्स क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट लेजर में पैसा कैसे आता है, जब सप्लायर अपनी रिटर्न भरता है। और कैश लेजर में पैसा कैसे आता है, अच्छा चलो बोलता हूँ, कैश लेजर में पैसा कैसे आता है ये बताओ जरा। कैश लेजर में पैसा तब जाके पार्क होता है जब एसएससी खुद टैक्स जमा कराता है। जितना भी एसएससी अपने बैंकिंग चैनल से टैक्स पे करेगा, सारा पैसा पहले कहाँ जाएगा, कैश लेजर में जाएगा। कैश लेजर में जाएगा, वहाँ से ख़त्म कब होगा, जब लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे। जब तक आप लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करोगे, एक जगह लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, दूसरी जगह कैश लेजर में पैसा पड़ा रहेगा। आपको इसे सेट ऑफ भी करना है। और जैसे इनकम टैक्स वगैरह क्या है, उसमें सेट ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपने टैक्स पे कर दी, लाइबिलिटी सेट ऑफ होती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको सेट ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे सरकार कह रही है हम दूर कह रहे हैं भाई, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक हम उठाएंगे नहीं। लेकिन पैसा किसके अकाउंट में है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा है। बेकार की नोटंकी है, जब तुम्हें टैक्स पे कर देते उस इमीडिएट जीरो हो जाना चाहिए ना। ये नहीं, हम हटाएंगे नहीं इस पैसे को जब तक तुम अपने आप सेट ऑफ नहीं करोगे। अगर रिटर्न भरने में लेट हो गई तो टैक्स भरने के बाद भी लेट फीस लग जाएगी, है ना। तो कैश लेजर में पैसा जाता है जो व्यापारी, जो एसएससी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी जेब से टैक्स पे करता है बैंक से खुद। लेकिन क्रेडिट लेजर में पैसा कब आता है, जब व्यापारी का, जब एसएससी का सप्लायर अपनी जीएसटी की रिटर्न भरता है, जिसे GSTR-1 बोलते हैं। जब व्यापारी GSTR-1 भर देता है सप्लायर, तो बायर के अकाउंट के क्रेडिट, बायर के क्रेडिट लेजर में टैक्स आके चले जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर के क्रेडिट लेजर में चला जाएगा कब, जब सप्लायर रिटर्न भरेगा अपनी। कौन सी वाली, सप्लायर को कौन सी रिटर्न भरनी जरूरी है, GSTR-1। बायर को अपने कैश लेजर से और क्रेडिट लेजर से, दोनों से लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए GSTR-3 भी भरनी होती है ना, 3 भी भरनी होती है। इनपुट क्रेडिट लेजर से आता है और कैश लेजर से भी आता है, दोनों जगह से क्या आएगा, लेकिन 2 लेजर है, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। अब मैंने आपको बोला, ये हटा दूँ, मैंने आपको बोला द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द क्रेडिट लेजर ऑफ द सच पर्सन, यानी कि जिसे इनपुट लेना है उसके क्रेडिट लेजर में आना चाहिए। उसका क्रेडिट लेजर का नाम है, क्रेडिट लेजर का नाम जो बैलेंस दिखता है वो GSTR-2B से दिखता है। GSTR-2B में भी वही अमाउंट दिखता है जो क्रेडिट लेजर में दिखता है। 2B में जितना GSTR-2B में आएगा उतना ही इनपुट आप ले पाओगे। ये कंडीशन आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। इससे पहले ये कंडीशन नहीं थी। 1 जनवरी 2022 से सरकार ने बोल दिया अगर आपके GSTR-2B में इनपुट दिखेगा तभी आपको इनपुट मिलेगा, नहीं तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। चाहे आपने सामान खरीद लिया, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, सब कुछ जेन्युइन है, परचेज भी हुआ है, सप्लायर को पेमेंट भी करी है, मटेरियल आपने कंज्यूम भी करा है, बेचा भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने अपनी R1 नहीं भरी टाइम पे तो आपके 2B में नहीं दिखेगा, और 2B में नहीं दिखेगा तो हम आपको इनपुट नहीं देंगे। एक बात समझ आ गई। अभी हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में ही है ना। आपको इनपुट मिलेगा किसका, द आइटम विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उस आइटम को यूज करोगे या यूज करने का इरादा है ना, तभी आपको इनपुट मिलेगा। दूसरा, उस वाली गुड्स का इनपुट मिलेगा जितने का आपके 2B में क्रेडिट लेजर में दिख रहा है। अगर आपके क्रेडिट लेजर में नहीं आया, आपने परचेज कर ली तो भी इनपुट नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लियर हुआ। अब देखो सेक्शन 16(1) का मतलब नट सेल क्या था, आपको उसी चीज़ का, उसी गुड्स और सर्विस का इनपुट मिलेगा जो आइदर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा, वो इनपुट आपके 2B में दिखना चाहिए, क्रेडिट लेजर में होना चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो भी नहीं दिखेगा। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक
to the credit of input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless। मतलब अब सेक्शन 16 उल्टी बात कर रहा है। सेक्शन 16(2) कह रहा है कि पहली वाली बात तो ठीक है कि आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लेना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नॉट विद इन स्टडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन वगैरह, इस सेक्शन की लगी बातें नहीं मानोगे तो 16(1) भी काम नहीं करेगा, है ना। जब यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंडिंग आता है तो यानी इसमें पहले वाली की सेक्शन की बात खत्म हो गई। वो कह रहा है अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा। 16(a) कहता है कि यू मस्ट हैव ए डेबिट नोट और इनवॉइस। आपके पोजेशन में जिसका आप इनपुट लेना चाहते हो उसका डेबिट नोट और इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। या तो डेबिट नोट हो या इनवॉइस हो जिसका आप इनपुट क्लेम करना चाहते हो। अगर आपके पास डेबिट नोट इनवॉइस नहीं है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर डेबिट नोट और इनवॉइस नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगा। ITC कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन सा? इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप सप्लाई खरीदते हो, सामान खरीदते हो तो आपको अपने आप को बिल करना पड़ता है, उसमें RCM में GST जमा करना पड़ता है। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। अभी RCM पढ़ा नहीं है, कोई बात देखते हैं अभी। और डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, तो इनवॉइस और डेबिट नोट कुछ भी होना चाहिए अगर रिपोर्ट लेना है। अगर आपने कस्टम के थ्रू सामान खरीदा है तो कस्टम में एक बिल ऑफ एंट्री होती है। बिल ऑफ एंट्री के बेस पर पता होता है कि कितना कस्टम ड्यूटी बनी है, उस पर कितना IGST पे करा। तो अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो जिसमें IGST की डिटेल होती है तो IGS बिल ऑफ एंट्री होगी तो भी इनपुट ले सकते हो। रिवाइज इनवॉइस मतलब ओरिजिनल में कोई गड़बड़ थी, दोबारा रिवाइज इशू करा था, वो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस इशूड। ISD हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है? ISD पढ़ा था पिछली क्लास में 24, जो कह रहा था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है किसके लिए? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हमने राजस्थान में एक फैक्ट्री खोली थी, याद आ गया? जिसमें खाली वो एक अपनी ब्रांच वहाँ ISD की तरह रजिस्टर्ड करा लेते हैं। सारा प्रोजेक्ट के बिलिंग जितनी भी इनपुट सर्विस लेनी है वो ISD वाली राजस्थान वाली यूनिट अपने यहाँ पे बिलिंग कराती है और वो सारा का सारा इनपुट दिल्ली वाले हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करती है ना। तो अगर वो ISD वाले ने कोई डॉक्यूमेंट इशू करा है तो भी इनपुट मिल जाएगा। इनपुट मिलने के लिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डेबिट नोट और इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस और बिल इसका इनपुट ISD वाले का कोई डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसा भी केस होगा, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ISD अप्लीकेबल नहीं है वो भी ISD का डॉक्यूमेंट लेकर रखेगा। कैसे रख लेगा? जो आपके पास केस अप्लीकेबल है वो होना चाहिए। और इनवॉइस में या जिस पे आपने ITC लेना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। अगर मान लीजिए आपने किसी से सामान लिया और उसने आपको बिल भी बना के दिया, आपका GST नंबर भी डाल के दिया, लेकिन उसमें टैक्स और टैक्सेबल अमाउंट अलग अलग नहीं लिखा तो ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना टैक्स चार्ज करा वो बताएगा सप्लायर आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसमें एक चीज़ और जोड़ लो अलॉन्ग विद HSN और SAC कोड, है ना। इसमें एक चीज़ और लिख दो, HSN और SAC। HSN और SAC क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम नंबर। ये एक GST ने हर प्रोडक्ट को, हर गुड्स को एक HSN कोड दिया है और हर सर्विस को सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC कोड दिया है, जिससे डिपार्टमेंट को पता लगता है कौन सी गुड्स बिकी, कौन सी सर्विस बिकी। आपको नाम लेने से कोई फर्क नहीं हो सकता है ना। आप हो सकता है नाम में कुछ भी कहते रहो, लेकिन उसको बता कैसे लगेगा? उसको HSN कोड और SAC कोड के थ्रू लगता है। तो जब वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस आएगा उसमें HSN कोड डालना मैंडेटरी है। हर वो SAC जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसे कम से कम 4 डिजिट का HSN और SAC कोड डालना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू का मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, टैक्स कितना चार्ज करा, टोटल वैल्यू कितनी है। GSTN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, आपका खुद का जो सामान बेच रहा है उसका GST नंबर होना चाहिए और जिसने खरीदा है उसका GST नंबर है। जो बेच रहा है उसका भी, सप्लायर का भी, और जो खरीद रहा है उसका भी, दोनों का GST नंबर भी होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी डालना है कि कौन से स्टेट में सामान गया। ये क्यों चाहिए प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई वाला? ये क्यों चाहिए? ये वाली लाइन क्यों चाहिए? हाँ जी, ये क्यों चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं डालोगे पता कैसे लगेगा कौन सी स्टेट को GST जाना है। स्टेट GST तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ना। जिस अगर आपने मध्य प्रदेश डाला तो टैक्स कहाँ जाएगा? फिर MP पेनल्टी लगा देती है डिपार्टमेंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरे पास GST नंबर है, मेरे दोस्त को लैपटॉप चाहिए, कंपनी में लैपटॉप का GST मिलता है,
तो क्या कहेगा, यार एक काम कर रहा हूँ मैं, तेरे जीएसटी नंबर पे लैपटॉप ले रहा हूँ, आधे पैसे तू रख लिया, आधे मैं रख लूँगा, या सारे पैसे कहीं यार दोस्ती अच्छी है तो ठीक है जीएसटी मुझे पूरा वापस कर दियो, वो वापस कर देगा। तो लैपटॉप में अगर मान लो 10,000 का 50,000 का लैपटॉप है, उसमें 10,000 का जीएसटी, तो लैपटॉप कितने का पड़ा, 40,000 का। तो ये यारी दोस्ती भी निभाई जा रही है, हो रहा है, ये बहुत सारे केसों में हो रहा है। एसी, फ्रिज, लैपटॉप ऐसे केसों में बहुत हो रहा है। जहाँ होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही खरीद रहे होंगे लोग बाग, क्योंकि होटल में डिश वाशर, वॉशिंग मशीन का इनपुट भी मिलता है ना, वो क्योंकि उनके इनपुट सर्विस में कैपिटल गुड्स है उनके लिए। तो वहाँ पे लोग होटल और रेस्टोरेंट में डिश वाशर और एसी, वो क्या नाम है, वॉशिंग मशीन भी लोगों अपने घरों में खरीद रहे होंगे, जीएसटी नंबर होटल का ले रहे होंगे। तो ऐसा भी हो रहा है, गड़बड़ है वो, हालांकि अनएथिकल वो है ना प्रैक्टिस, लेकिन कर रहे हैं। तो सरकार ने ये क्लॉज इसीलिए डाला है एक्ट में कि ही मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए जीएसटी नंबर एनआईएफएम का, लैपटॉप ले गया मैं अपने घर के लिए, क्या एनआईएफएम ने लैपटॉप रिसीव करा? एनआईएफएम का जीएसटी नंबर पे, एनआईएफएम के कंपनी के बिल पे मैंने जीएसटी नंबर पे लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप चाहिए मुझे घर में अपने बच्चों के लिए, लैपटॉप मैं घर ले गया, क्या एनआईएफएम ने गुड्स एंड सर्विस रिसीव करी? नहीं करी। तो एनआईएफएम को इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अभी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कल को डिपार्टमेंट ने सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन कुछ करा, कोई डिटेल मंगाई कि लैपटॉप बताओ कितने कितने आपके पास कितने लैपटॉप पड़े हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कर दी, तो लैपटॉप मिलेगा यहाँ पे? वो लैपटॉप तो घर पे है, मिलेगा ही नहीं। तो उसका इनपुट क्या करेगा, वो रिवर्स करा देगा। लेकिन अगर ऐसा क्लॉज नहीं होता तो क्या रिवर्स करा सकता था? वो नहीं करा सकता था। अब इसका ना क्या हो रहा है, कभी कभी अच्छी चीज़ों का नुकसान भी होता है, कई बार मतलब शरीफ आदमी भी मारे जाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि मान लो आपको ब्लैंक शीट दिख रही है अभी, देखो अब इसने बोला कि यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, आपको गुड्स और सर्विस मिल जानी चाहिए, है ना। सेक्शन 16(2)(b) गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड होनी चाहिए, रिसीव्ड। अच्छा, सर्विस में कोई चैलेंज नहीं है, सर्विस तो सेम टाइम पे मिल जाती है, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको मिल गया, सर्विस में कोई चैलेंज ही नहीं होता। चैलेंज कहाँ पे, प्रॉब्लम गुड्स में। मान लीजिए आपने 31 मार्च 2024 को एक ऑर्डर भेजा, 30 मार्च को आपने ऑर्डर दिया अपने मुंबई के डीलर को, मुंबई के सप्लायर को, 5 करोड़ का डील ऑर्डर है, जिस पे टैक्स लगना है 12% का, कितना हो गया, 60 लाख रुपए का, ठीक है। ये जीएसटी होगा। ये कौन सा जीएसटी है आपके लिए? इनपुट जीएसटी। ये आपका इनपुट जीएसटी बनने वाला है ना। ये आपका आईटीसी बनेगा। 30 तारीख को ऑर्डर दिया आपको, उसने 31 तारीख को माल डिस्पैच कराया, 31 तारीख को सेल्स इनवॉइस इशूड। जब माल निकालेगा तो सेल्स इनवॉइस तो काटना पड़ेगा ना, सेल्स इनवॉइस इशूड एंड गुड्स डिस्पैच्ड, और गुड्स डिस्पैच कर दी मुंबई से दिल्ली के लिए, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। और आपको सामान मिला 3 अप्रैल 2024 को, गुड्स रिसीव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में गुड्स मिल गई। क्लियर है यहाँ तक की सिचुएशन? हाँ जी। अब ये सेलर की बुक्स में सेल किस तारीख, कौन से फाइनेंशियल ईयर में है? सेलर की बुक्स में कौन से महीने की सेल है? मार्च की। बायर के बुक्स में परचेज कौन से महीने की है? ये कौन सी डेट है? जो डेट परचेज की है वही डेट तो परचेज है। डिलीवरी, मैं गुड्स रिसीव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, परचेज कौन सा महीने की है? ये मार्च की परचेज है, लेकिन गुड्स कब मिली आपको? अप्रैल में। अब ये जो 60 लाख रुपए का इनपुट है, जब आप ये 5 करोड़ रुपए की सेल के ऊपर 60 लाख रुपए का जीएसटी जो लेके बैठे हो, क्या जब मार्च की रिटर्न भरोगे तो ये इनपुट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप देखो सेक्शन 16(1) क्या करता, दैट आईटीसी मस्ट रिफ्लेक्टेड इन योर क्रेडिट लेजर। जब वो क्रेडिट लेजर में कब दिखता है? जब मेरा सेलर अपनी जीएसटी R1 भर देगा। जब सेलर जीएसटी R1 अपनी भरेगा तो ये सेल कब दिखाएगा? 31 मार्च को सेल दिखाएगा। यानी कि उसने R1 भरी 31 मार्च की डेट में, मेरा ये वाला बिल डाल दिया, तो मेरे 2B में आ गया, नहीं आ गया? मेरे 2B में ऑब्वियसली आ गया, पिछले साल में 2B में आ गया। लेकिन क्लॉज क्या कह रहा है? यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे को गुड्स कब मिली? अप्रैल में। तो मैं ये 60 लाख का आईटीसी नहीं ले सकता। यानी कि इस महीने, मान लो इस महीने मेरी आउटपुट में जो जीएसटी थी, इस माल को छोड़ के तो आया नहीं, तो बिकेगा नहीं ना। इस माल को छोड़ के आउटपुट में लायबिलिटी थी मेरी 80 लाख रुपए की, और अगर ये माल 31 तारीख से पहले आ जाता तो मैं 60 लाख घटा सकता था, है ना। लेकिन अब 31 से पहले नहीं आया तो मुझे 80 लाख रुपए पूरे पे करने पड़ेंगे।
ये टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे, पेएबल। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब ये 60 लाख का इनपुट कब मिलेगा मुझे? अप्रैल की जब मैं सेल करूँगा तब। पता लगा अप्रैल में सेल ही नहीं हुई, ये 60 लाख रुपए पड़े पड़े क्रेडिट लेजर में सूख रहे हैं। मई में सेल नहीं हुई, मतलब इतनी सेल नहीं हुई कि मेरा 60 लाख का टैक्स खत्म हो सके। नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या कर सकते हो। तो मेरी जेब से 80 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल फंस गई वहाँ पे जाके, और प्लस मैंने इसको भी पैसे दिए ही होंगे, इसको भी तो पेमेंट करनी है, सप्लायर को पेमेंट भी तो करनी है मुझे टाइम पे। मैंने इसको भी पैसे दे दिए, सरकार को भी पैसे दे दिए, केवल इस वाले के चक्कर में। इस क्लॉज ने मेरे को फंसाया यहाँ पे लाके। इस क्लॉज ने क्या बोला? यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको गुड्स एंड सर्विस मिल गई तो आपको टैक्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस मिली कब मेरे को? 3 तारीख को, जो कि नेक्स्ट मंथ है। बस इस क्लॉज की वजह से एक शरीफ आदमी मारा गया। अगर अदरवाइज आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाना था, है ना, आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाना था। केवल गड़बड़ किसने कर दी? इस क्लॉज ने, कि आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा अब, है ना। तो ये प्रॉब्लम है जेन्युइन आदमियों के साथ, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो या तो सरकार को कुछ ऐसा करने देती कि इस डेट से पहले गुड्स डिस्पैच हो जाए। अगर मान लो डिस्पैच भी हो गई तो भी मान लेंगे कि हाँ डिलीवर हो गई। मान लो डिस्पैच नहीं हुई तो ऑर्डर के बेस पे तो इनपुट नहीं मिल सकता, ये बात तो ठीक है। अगर डिस्पैच बेस पे भी दे दे गवर्नमेंट, मतलब बायर अपने एंड से ये प्रूफ करने में वो हो जाए कि हाँ मेरी गुड्स वहाँ से डिलीवर हो गई थी, तो मुझे इनपुट उसी महीने में मिल जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात को समझने को तैयार ही नहीं, डिपार्टमेंट इसको चेंज करने को तैयार ही नहीं है। इस आदमी के 60 लाख रुपए फंस जाएंगे आने वाले कई महीनों के लिए, जब तक उसकी आउटपुट में 60 लाख की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और यहाँ पे 80 लाख रुपए अपनी जेब से वो इनपुट पे कर रहा है। तो जबकि इसका इनपुट वो क्लेम कर सकता था, क्योंकि देखो सेक्शन 16(1) की कंडीशन क्या कह रही है? आइटम मस्ट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज। तो इंटेंडेड टू बी यूज तो है ही, तभी मंगाई है मैंने, तो वो कंडीशन पूरी है। इट मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन क्रेडिट लेजर। मेरे क्रेडिट लेजर में भी दिखेगा, ये उसी महीने के में दिखेगा, मार्च में ही दिखेगा, लेकिन फिर भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16(2) कहाँ से कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। वो कह रहा है यहाँ पे बात करना, अब ऊपर वाली बात भूल जाना। तो ये गुड्स और सर्विस कब मिली मुझे? अप्रैल में। तो आईटीसी कब मिलेगा मुझे? अप्रैल में। तो ये क्लॉज थोड़ा सा खतरनाक है। समझ आ गया यहाँ तक? अभी हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ही पहुंचे हैं। 2 की 2 कंडीशंस करी अभी हमने ना। बस इसमें एक ये है कि एक ना जीएसटी में एक कंसेप्ट है बिल टू शिप टू, है ना। बिल टू शिप टू में क्या होता है कि मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए मैंने मिस्टर ए ने एक सप्लायर को ऑर्डर दिया। सप्लायर को बोला एक काम करो, 60 लाख रुपए की जो गुड्स हैं वो एक काम करो, इस पे जीएसटी लगाया, 7,20,000, 12% का जीएसटी आ गया। ये 67 लाख रुपए का माल ना, बिल तो मुझे कर दो, लेकिन बिल भेज दो सी के पास। मटेरियल डिलीवरी कहाँ करना? टू सी। देखो मैंने ऐसे क्यों करा? मिस्टर ए ने सप्लायर को बोला कि भाई 60 लाख रुपए का सामान पकड़, उस पर 12% से 6,07,20,000 का जीएसटी बनता है, ये सारा सामान ट्रक में ला दो और सी की फैक्ट्री में जाके छोड़ाओ। क्यों छोड़ाओ? क्योंकि पहले ये सप्लायर मेरी फैक्ट्री में लाएगा, मैंने फिर सी को छोड़ना है, तो माल लोडिंग अनलोडिंग में खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, सब काम तो बढ़ेगा ही। इससे बढ़िया तो इसने तो माल लोड करके ही लाना है ना, तो ये अपने ही से एक कंसेप्ट बना के लाएगा बिल टू और शिप टू। तो बिल टू शिप टू में क्या ए के पास ये सामान कभी आना है? कभी भी नहीं आएगा, तो जाएगा हमेशा सी के पास। तो ये मान लिया जाएगा कि ये ए के पास आ गया, इट इज ट्रीटेड डीम टू बी रिसीव्ड, है ना। ये डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा बिल टू शिप टू के केस में, केवल बिल टू शिप टू केस में। हालांकि बी के ए के पास ये सामान कभी आएगा ही नहीं है, सीधे सी के पास जा रहा है, यहाँ से सप्लायर से सीधे यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इट इज एज्यूम्ड कि इसको मिल गया और इसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे केस है? बिल टू शिप टू के केस में केवल। क्लियर है? बिल टू शिप टू। अगली कंडीशन क्या कहता है कि जो टैक्स चार्ज करा है वो सप्लायर सरकार को दे भी दे उस टैक्स को, है ना। अगर टैक्स सरकार को नहीं देगा तो भी इनपुट नहीं मिलेगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर पीछे से सप्लायर भाग गया तो सरकार कहाँ पहुंच जाती है? बायर के पास पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जा रही है? वो ये वाली बात कह रही है ना। वो कह रही है दैट टैक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट आइदर बाय द क्रेडिट लेजर और फ्रॉम द कैश लेजर। क्योंकि जो आपका सप्लायर है उसके पास भी तो पीछे से इनपुट आ रहा होगा, तो या तो क्रेडिट लेजर से दे दे, कैश लेजर दे दे, कि सरकार को टैक्स पे करेगा तभी आपको इनपुट मिलेगा। अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी वैलिडिटी कोर्ट में कई बार चैलेंज हो चुकी है, कई बार सरकार हार चुकी है केस, डिपार्टमेंट कई बार केस में हार चुका है
है ना। तो हालांकि एक दो स्टेट हैं, बिहार स्टेट है, एक शायद महाराष्ट्र के, हाँ महाराष्ट्र स्टेट में जो हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने एसएससी के अगेंस्ट डिसीजन दिया। एक बिहार हाई कोर्ट का डिसीजन है जो एसएससी के अगेंस्ट है, एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन है जो एसएससी के अगेंस्ट चला गया। लेकिन ज़्यादातर कोर्टों ने एसएससी के फेवर में दिया है कि भाई तुमने जिसको तुमने रजिस्ट्रेशन दिया जो भाग गया, पहले उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करो, अगर उससे फेल हो जाते तब तुम इधर आना, नहीं तो इधर सीधे इधर मत आओ, पहले वहाँ जाओ। हाई कोर्टों ने, ज़्यादातर हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे रखा है। वैट के ज़माने में, वैट में दिल्ली में बहुत फेमस केस हुआ था अराइज इंडिया। अराइज नाम सुना आपने? क्या बनाती है ये अराइज इंडिया, सुना है? ये पानी की मोटरें बनाती है, टुल्लू पंप और जो वो होते हैं मोनोब्लॉक पानी की मोटर जो होती हैं, अराइज इंडिया बहुत बड़ा नाम है इसका। तो इसका वैट का केस चला था, वैट में दिल्ली हाई कोर्ट में जाके ये जीत के आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि वैट डिपार्टमेंट को आप इसके पास आ ही नहीं सकते हो, आप उस सप्लायर के पास जाओ जिसको आपने जीएसटी ने वैट नंबर दिया था, आप इसके पास आने का कोई हक ही नहीं है आपको। यही चैलेंज था वहाँ पे भी। वैट के ज़माने में भी डिपार्टमेंट ऐसे ही करता था कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसे पकड़ लो। अब मान लो मेरी डिमांड 25,000, 50,000, 60,000 रुपये की है, तो मैं कोर्ट जाऊँगा, पे ही कर दूंगा, छोड़ो कौन, इससे ज़्यादा तो अपीयरेंस में लग जाएंगे, इससे ज़्यादा पेपर बनाने में लगेंगे। लेकिन जब मामला करोड़ों का हो जाता है फिर आदमी एसएससी अड़ जाता है ना, फिर एसएससी अड़ जाता है, फिर डिपार्टमेंट हारा भी है कई जगह पे, कई बार डिपार्टमेंट केस हारा है। तो अगर आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं कर रहा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, यानी कि डिपार्टमेंट के ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है द टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द एसएससी बाय द सप्लायर, आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, एंड ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अंडर सेक्शन 39 में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी आती हैं, है ना, तो वो अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा हो, रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा हो। तो ये कंडीशन है आपको इनपुट लेने के लिए। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ और है, एक प्रोवाइजो है जो कहता है, एक प्रोविज़न है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तो कर सकते हो, लेकिन आपको जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है उस व्यापारी की, उस बिल की 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। अगर उस बिल की 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी तो आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्च में आपने सामान खरीदा था 5 करोड़ का, 60 लाख रुपए का जीएसटी था, ये मान लीजिए ये डिलीवरी मार्च में ही मिल गई, मार्च में मिल गई। अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, मार्च में मिल गई डिलीवरी आपको, डिलीवरी गुड्स रिसीव्ड। तो जब गुड्स रिसीव्ड होगी तभी तो जीएसटी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? गुड्स रिसीव्ड इन मार्च इटसेल्फ, मार्च में मिल गई, यानी कि जब मैं मार्च का टैक्स पे करूँगा, मान लीजिए मेरे मार्च में आउटपुट में टैक्स हमने वाला लिया था 80 लाख रुपए का, इनपुट में जो मटेरियल खरीदा इस पे 60 लाख रुपए का है, तो मैंने मार्च में नेट टैक्स पे कितना करा, 20 लाख रुपए नेट जीएसटी पेड, 20 लाख रुपए का जीएसटी पे कर दिया नेट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने जीएसटी पे कर दिया। अब मेरे को सरकार इस टाइम जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे से पूछ भी नहीं रहा तुमने इस आदमी के पैसे दिए या नहीं दिए, इनपुट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेक्शन 16(1) की कंडीशन पूरी करी, दिस आइटम इज बीइंग यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। सेक्शन 16(1) की दूसरी कंडीशन की आईटीसी मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग इन क्रेडिट लेजर, मेरे क्रेडिट लेजर में भी दिख रहा है। सेक्शन 16(2) की कंडीशन करी, आई मस्ट हैव ए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और इनवॉइस, मेरे पास इनवॉइस है। दूसरा, आई मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने गुड्स और सर्विस भी ले ली। तीसरा, द टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने टैक्स पे भी कर दिया, उसने अपनी रिटर्न भर दी, टैक्स पे कर दिया। चौथा, आई एम रेगुलरली फाइलिंग माई रिटर्न, मैं अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा हूँ रेगुलरली। अब एक प्रोविजन अलग से डाला, ये प्रोविजन है, ये एक्ट का पार्ट नहीं है, सेक्शन का पार्ट नहीं है, इसमें प्रोविजन है, एक्सप्लेनेशन कहते हैं ये अलग से, कि ये जो आपने 60 लाख रुपए का इनपुट लिया है ना, इस सप्लायर को आप 180 दिन के अंदर अंदर पैसे भी दोगे। आपको इनपुट तो मैंने मार्च का मार्च में दे दिया, लेकिन 180 दिन के अंदर इसकी पेमेंट भी करनी है। अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर तक आपको 30/9 से पहले ये पूरे 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इनपुट पेमेंट इसको पेमेंट करनी है सप्लायर को। अगर आपने इसको सप्लायर को पेमेंट नहीं करी तो आपको आईटीसी वापस रिवर्स करना पड़ेगा। कब? जब सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में भरोगे तो ये टैक्स 60 लाख रुपए दोबारा जमा करना पड़ जाएगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 6 महीने का इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ जाएगा अगर आपने 180 दिन के अंदर इसके अंदर पेमेंट नहीं करी। ध्यान रखना। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो जो हमने अकाउंटिंग में टैली में बिल वाइज नॉक ऑफ देखा था, अगेंस्ट बिल नंबर मांगता है, वो एंट्री करते हैं। तो जब पेमेंट और रिसीट की एंट्री कर रहे हैं तो अगेंस्ट बिल नंबर मांगता है, तो वो ये इसीलिए है
कि आपको पहले वाले बिल की पेमेंट पहले दिखानी है कि मैंने पुराने वाले भी बिल की पेमेंट कर दी, अब नया वाला बचा है, ताकि कोई भी बिल 180 दिन से ज़्यादा न रह जाए। अगर कोई आपकी टैली के आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से किसी बिल की पेमेंट 180 दिन से ज़्यादा चली गई तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसका टैक्स रिवर्स करवा देगा आपसे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी ले लेगा। फिर पता कब मिलेगा? जब भी आप इस टैक्स को पे कर दोगे उस दिन रिवर्स ले लो, उस दिन उसका क्लेम ले लो दोबारा से। लेकिन इंटरेस्ट का क्या होगा? चला गया वो बेकार में, वो पानी में चला जाएगा। मान लीजिए आपने 2 साल बाद इस सप्लायर की पेमेंट करी तो 2 साल बाद दोबारा इनपुट मिल जाएगा, लेकिन जो 6 महीने का इंटरेस्ट दिया था उसका क्या होगा? कुछ नहीं, सरकार इंटरेस्ट कोई वापस करेगी। तुम नहीं तो बेईमानी गलत काम करा, तुम प्रोविजन तो पहले से है ना, तो 180 दिन के अंदर पेमेंट करो। तो इसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर पेमेंट भी करनी है आपको सबने सप्लायर की। अगर नहीं करोगे तो भी आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। ये ब्लॉक नहीं हो रहा है, आईटीसी रिवर्सल हो रहा है ये, है ना। अब समझ आ गया यहाँ तक? 16 सेक्शन 16